नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो ये आज 25 तारीख का पहले एडिटोरियल आएगा, उसके बाद जो है 26 तारीख का भी आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इकोनॉमिक टाइम्स, तो वहाँ वहाँ पर जो प्रीलिम्स फैक्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस जिस तरीके से यहाँ पर एडिटोरियल आएंगे उनको देखेंगे। और उसके बाद द हिंदू होगा, तो जो चीज यहाँ पर बच जाएगी, मतलब जो टॉपिक्स इस न्यूज़पेपर में नहीं कवर है, उनको यहाँ पर द हिंदू में लेकर चलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि जो एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लिया और उसी को दोबारा से इधर मैं रिपीट करूंगा। अलग से दूसरा न्यूज़पेपर डिस्कस करने का मतलब ही ये है कि जो चीज रह गई है, जो इस न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुई, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से उठाएंगे। क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैं अगर बात करूं, कल्चर के रिलेटेड बात करूं, तो यहाँ पर ही मिलता है, तो हिंदू पर ही ये इसके रिगार्डिंग आपको टॉपिक्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करूं, तो यहीं पर से ही हमें टॉपिक मिलते हैं वो। ओके, तो यहाँ से ही ओके प्रीलिम्स और मेंस, तो इसका चलेगा। और तीसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर पीआईबी। ओके, तो यहाँ पर भी प्रीलिम्स फैक्ट्स और मेंस आंसर राइटिंग। तो ये मतलब तीनों चीजें आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन आएगा, और मिनिमम वहां पर 10 क्वेश्चन होंगे। तो वो आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उससे भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पिछले साल का जो यहाँ पर 2020 के जो करंट अफेयर्स है, उनको अभी वहां से हम शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो कि आपका पिछला साल भी कवर हो जाए और इस साल के जो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो भी आपके कवर होके चले। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। तो आपकी जो डेली रूटीन है वही आपको बता देगी कि आपका फ्यूचर कहाँ पर डायरेक्शन है उसकी, और कहाँ तक आप जाओगे। जितनी डेडिकेशन आपकी डेली बेसिस पे आपकी गोल के प्रति होगी, आप उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है वो बढ़ता जाएगा कि बिल्कुल मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, और एक ना एक दिन मैं अपने मुकाम पर जरूर पहुंचूंगा। ओके, तो एक शांत स्वभाव आपके अंदर जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डेली रूटीन पे कोई काम कर रहे हो, तो उसको डेली रूटीन पे आप कर रहे हो, क्योंकि उसको आप छोड़ नहीं रहे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है 25 तारीख का द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, और ये है इसका एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उसको हम यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट से। तो पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो ब्लैक फंगस के जो केसेस है 8 राज्यों में, तो यहाँ पर 5,000 के 5,500 के करीब यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मेजोरिटी जो ज्यादातर केसेस जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही गई है जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी। तो यहाँ पर 9 लाख यहाँ पर इन दवाइयों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर इसकी मेडिसिन है इन ब्लैक फंगस की। दो नाम है इसके, या तो ब्लैक फंगस से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और या फिर यहाँ पर म्यूकर माइकोसिस। ओके, तो यहाँ पर इस नाम से भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसकी जो मेडिसिन है वो है एम्फोटेरिसिन बी। ओके, तो ये इसकी मेडिसिन है। तो अभी इसकी 9 लाख वायल्स की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए। और इनमें से जो 50,000 यहाँ पर वायल्स है वो अभी रिसीव हो चुकी, और 3 लाख के आसपास की जो है वो अगले में जो है 7 दिनों के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी एक 27 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के यहाँ पर मीटिंग चल रही थी कोविड-19 के ऊपर। तो वहां पर कहा गया कि गुजरात में कितने केसेस देखने को मिले। गुजरात में 2165, महाराष्ट्र में 1168, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 590, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248। तो मतलब इतने केसेस जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। हालांकि इनमें से जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 24 करोड़ हो चुकी है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है आबादी के हिसाब से, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी टोटल केसेस हैं, 5,424 केसेस हैं यहाँ पर ब्लैक फंगस के। उनमें से 4,556 केसेस यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जिनकी कोविड-19 की हिस्ट्री रही, मतलब उस बंदे को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ। ओके, सिर्फ यहाँ पर 875 केसेस ही इतने हैं जो मतलब कि जिनको किसी तरीके की कोई बीमारी पहले कोविड की नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है ये ब्लैक फंगस उनको होना शुरू हो गया।
तो अभी बात करें अगर ब्लैक फंगस की, तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन, जैसे आप देखो ब्रेड की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो वहां पर भी फंगस होनी शुरू हो जाती है, तो फेस जो है ना, छोटे छोटे कण जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो इन्फेक्शन है, जिसके चलते होता क्या है कि आपकी जो नोज है या फिर जो फेस है ना, वहां पर कालापन छाना शुरू हो जाता है। मतलब जो एक्चुअल जो रंग है चेहरे का वो नहीं रहता है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, या फिर भी और कलर यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है। तो आंखें की अगर बात करें तो वहां पर डबल विजन, दोहरी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, लाल होनी शुरू हो जाती हैं आंखें, चेस्ट पेन होती है, सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड निकलता है जब आप कफ जब करते हो, खांसते हो। ओके, तो ये यहाँ पर म्यूकर मोल्ड की बात करें तो वही यहाँ पर जो छोटे छोटे सफेद कण होते हैं ना, जिसके चलते ये फैलता है। तो ज्यादातर ये चीजें मिट्टी में पाई जाती है, हवा में पाई जाती है, जिसके चलते अगर आपकी नाक के आप जो है हवा, ऐसी हवा में संक्रमण पाए जाती हो जहां पर ऐसा फंगस पाया जा रहा है, तब आपको ये बीमारी हो जाती है ब्लैक फंगस की। ओके, तो इससे बचकर ही चलना है। तो जैसे आगे मैं बताता हूँ आपको। तो अभी देखिए, ये वार्निंग साइंस है पहले इसके सारे। ओके, तो यहाँ पर जैसे आंखों की रेडनेस होनी शुरू हो जाती है उसके आसपास, नाक जो है वो भी यहाँ पर दर्द होनी शुरू हो जाती है, वहां पर फीवर हो सकता है, यहाँ पर सर दर्द हो सकता है, काफी खांसना वगैरह आएगा तो वहां पर ब्लड निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पर उल्टियां आएंगी खून वाली। ओके, तो यहाँ पर मेंटल स्टेटस जो है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा प्रभावित, जो ना प्रभाव देखने को मिलेगा इस बीमारी का। ओके, तो थोड़े से आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। तो ये यहाँ पर सारे के सारे सिम्टम्स हैं इस ब्लैक फंगस के। अगर ऐसे कोई भी अगर सिम्टम आपको नजर आता है तो जल्दी से इसको मतलब इग्नोर नहीं करना है। इसकी जो वैक्सीन या इसकी जो दवाई है ना, उसका आपको सेवन करना है, या जो आपका डॉक्टर है, ओके, तो उससे आपको जो है कंसल्ट करना है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी के सभी जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर जो गीले सर्विसेज वहां पर ये डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पर इन्फेक्ट करता है जो पेशेंट, ज्यादातर जो डायबिटिक्स से जो है ना प्रभावित होते हैं, जिनको पहले शुगर की बीमारी है, तो उनको ज्यादा चांसेस है इस बीमारी के होने के। तो उनको ही यहाँ पर ज्यादा जो है ना खराब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे आंखें जो है कई बार फोड़नी पड़ती हैं। ओके, तो जो चेहरे का जो फेस अगर वो खराब हो गया बाद में ठीक नहीं होगा, तो वो ज्यादातर डायबिटीज के जो मरीज हैं। देखो, शुगर की बीमारी ऐसे होती है, अगर ज्यादा शुगर हो जाए तो वैसे जो है जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये बीमारी आती है तो ये ज्यादातर कुछ अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को स्पेसिफिकली ये टारगेट करती है। ओके, तो मतलब इनको बचकर चलना है, जो यहाँ पर प्रिकॉशंस उनको बरत कर चलिए। ओके, यहाँ पर जिनकी इम्यूनिटी खराब है ना, ओके, तो मतलब उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड के पेशेंट को ही होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है जहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है। ब्रेन की बात कर रहे हैं, ओके, तो सिनेसिस जो यहाँ पर नाक है, ठीक है, मुंह है, आंख है, ओके, जो आपकी मतलब इंद्रियां होती हैं, ठीक है, तो वहां पर कहीं पर भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। फेफड़ों की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। तो अभी ट्रीटमेंट की अगर बात करें, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स ज्यादातर आ रहे हैं ना, बहुत लेट आ रहे हैं। वो तब आ रहे हैं जब ऑलरेडी उनकी आंखें की रोशनी चली गई है। ओके, तो यहाँ पर सर्जिकली यहाँ पर रिमूव करने की बात की जा रही है। तो इन्फेक्शन को यहाँ पर खत्म किया जाए, या वो दिमाग तक ना कहीं पहुंच जाए। दिमाग तक पहुंच जाएगी तो फिर वही मेंटल सिचुएशन जो है खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर जिनको हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम रहती है, उनको यहाँ पर जो है फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर जो स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं डायबिटीज की बीमारी से लड़ने के लिए, तो उनको भी यहाँ पर फोकस करना होगा। या जिनको कैंसर है, जिनको HIV एड्स है, तो इन सबको यहाँ पर जो है बचाव करके चलना होगा। अगर एक बार हो गई तो इसके चलते फिर मृत्यु होने के चांसेस है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो एड्स भी यही काम करती है, इम्यूनिटी को वीक कर देती है। ओके, तो अगर इम्यूनिटी में वीकनेस आएगी तब यहाँ पर टारगेट हो जाओगे। तो यहाँ पर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि मास्क पहन ली। ओके, यहाँ पर जो डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, तो वहां पर जाने से बचिए। जहां पर काम वगैरह चल रहा है, जहाँ डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो वहां पर जाने से बचिए, क्योंकि मिट्टी से ही ये निकलता है। और मिट्टी की धूल जहां पर आपको मिलेगी तो वहां पर संक्रमण मिलेगा, अगर आपने अपना चेहरा नहीं ढका है। तो पैरों में भी आप जो आपके शूज वगैरह है वो पहनिए, लॉन्ग ट्राउजर, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स वो पहने, ग्लव्स वगैरह पहने, अगर आप मिट्टी में कोई काम या आप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पर जो पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, उसको भी आप जो है लेकर चलिए। क्या खाना है, क्या पीना है, हाथ वगैरह धोकर खाइए पिए।
और नहाना जरूर है। तो ये भी ये थोड़ा बात ध्यान रखनी। तो यहाँ पूरे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें प्रिवेंशन की यहाँ पर बताई हुई। और आगे यहाँ पर बात करके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, तो जो आपका हाइपर ग्लाइसीमिया है उसको यहाँ पर कंट्रोल करके चलना है। तो ये होता है जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, तो वो एक्सेस हो जाता है। तो ये ज्यादातर उनके उन मरीजों में होता है जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए। इसको कंट्रोल करके चलना है और अपना जो ग्लूकोज लेवल है उसको मॉनिटर करके चलते रहे। जब अगर कोविड 19 हो भी जाता है उसके बाद में, कि जब आप कोविड 19 से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, फिर भी जो है अगर आप डायबिटिक कंडीशन में हैं तो फिर भी ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करके चलिए। स्टेरॉइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के कहने मुताबिक, जैसे वो कहे। ओके, तो साफ आपको जो है पानी आप पानी का इस्तेमाल आपको करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कोई ऑक्सीजन थेरेपी होती है उस समय थोड़ा ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एंटी फंजल यहाँ पर जो मेडिसिन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या नहीं करना है कि अगर आपको शुरुआती में कोई साइन कोई सिम्टम्स वगैरह नजर आते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और सभी के सभी केसेस को भी अगर आपका नाक बंद हो जाता है तो उनको यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है कि कोई बैक्टीरियल जो है केस जो है इन्फेक्शन वगैरह आपको हो गई। तो ये भी ध्यान रखें। और हेजिटेट नहीं करना, अगर यहाँ पर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ती है तो करो कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, अगर नाक बंद हो रहा है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर क्रूशियल टाइम है शुरुआती दिनों का, अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसमें डिले मत करें और जाकर ट्रीटमेंट ले अपनी और पता करें कि क्या चीज है, ये कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं। ओके, तो ये थोड़ा बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और अभी हम बात करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। तो अभी सेकंड वेव के चलते यहाँ पर 185 ऐसे शहर हैं जहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स जो है ना इस बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो अभी वहां पर नुकसान पहुंचा है सेकंड वेव के चलते। ओके, तो उसी के चलते अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी इस बोर्ड ने क्या किया है। अभी इन्होंने एक दोबारा से एक्सटेंशन दे दी है। जो यहाँ पर 185 सिटीज में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, सेकंड वेव के चलते जो नुकसान हो रहा है कि अभी अगर नहीं भी काम हो रहा है, ओके, तो पहले ऐसा होता है कि अगर अगर काम में देरी करोगे, ओके, काम नहीं करोगे तो पेनल्टीज यहाँ पर होती है। ओके, तो अभी लाइसेंस लेने में यहाँ पर दिक्कत आती है। तो अभी उसी की चलते बात करेंगे, अगर नहीं काम हो रहा है किस दिनों के चलते तो उसको यहाँ पर उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि पैंडेमिक के चलते सबको पता है कि नुकसान हो रहा है और मृत्यु हो रही है, लोगों का इन्फेक्शन दर काफी बढ़ता जा रहा है। और पिछले 2 महीनों तो मतलब डेथ भी काफी ज्यादा हुई है देश में, जिसके चलते यहाँ पर जो सिटी गैस प्रोजेक्ट है अलग अलग प्लेसेस में वो भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग रहे हैं बहुत सारे राज्यों। और यहाँ पर जो आम आदमी है उसकी जो आवाजाही है, जो मटेरियल है उसकी आवाजाही, उसके ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है सरकारों ने। और अभी ये जो गैस सिटी गैस प्रोजेक्ट है तो अभी दो बार दूसरी बार इसको एक्सटेंशन दी गई। पहली बार लास्ट नवंबर में दी गई थी। ओके, तो जब यहाँ पर लाइसेंस डिक्लेयर कर दी जाती है कि किसको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। और आगे बात करें, ये जो बोर्ड बनाया गया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो ये बना था द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। 2006 में ये बना था। इस एक्ट का यहाँ पर जो काम था उसका मतलब ये था कि फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटाइटीज एंगेज्ड इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। तो इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर ये जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके चलते हैं कि उनका कहीं नुकसान ना हो। और साथ ही साथ प्रमोट करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो इन सभी फील्ड में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब कि आपस में जिस तरीके से व्यापार बढ़े, जो भी मैटर्स इसके रिगार्डिंग निकल के आते हैं तो सबके ऊपर ये फोकस करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो पेट्रोलियम जैसे क्रूड ऑयल निकलता है तो उसको छांट कर ही हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आप पेट्रोल, डीजल। ओके, इसके अलावा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो जहाजों में जो फ्यूल लगता है, जो सभी फ्यूल, कैरोसिन ऑयल, तो सभी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ओके, जिसमें चारकोल वगैरह, ग्रीस वगैरह सब कुछ निकलता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसी एक्ट के द्वारा जो मैंडेट किया गया है टू रेगुलेट द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। देखो, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत, क्योंकि भारत में इतना क्रूड ऑयल पाया ही नहीं जाता। क्रूड ऑयल तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओके,
और इसके आसपास जो यहाँ पर ऑयल रिच कंट्रीज है वहां से। तो ईरान से अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट सऊदी अरेबिया, वहां से हमें आ रहा है। तो ईरान के चलते हमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, और भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हुए हैं कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीद सकता है। तो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन हम इस एक्ट के तहत यहाँ पर ये नहीं कर सकते। जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है ना, उसी पेट्रोलियम, उसी को अलग से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम यहाँ पर रिफाइन करते हैं। ओके। और इसी चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं कि इंश्योर करने की अनइंटरप्टेड जो और एडिक्वेट सप्लाई है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, नेचुरल गैस की, देश के अलग अलग कोने में पहुंचती रहे। तो आप देखो, हर एक राज्य में एक यहाँ पर एक हब होगा जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ना एक हब बनाया जाएगा। तो वही हब से ही वो कोई सेंटर पॉइंट होगा किसी भी राज्य का, तो वहीं से पूरे राज्य में आगे सप्लाई होगी पेट्रोलियम की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और नेचुरल गैस की। ओके। तो इन सब चीजों को, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आया तो इसी यही से ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जाएगा कि ये जो बोर्ड है, क्या ये वाला काम वो करता है जो ये बात कही जा रही है। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो ये गैस पाइपलाइंस का ही एक यहाँ पर मैप है। जो ब्लैक में है वो एग्जिस्टिंग वाली है, जो यहाँ पर रेड में है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये श्रीनगर से जम्मू, ये जो नंगल है हिमाचल में पड़ता है, क्योंकि लुधियाना हो गया, पानीपत। तो ये वाली साइड जो देखोगे तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारी की सारी जो यहाँ पर हिसार से लेकर ये पूरा का पूरा जो लेन आ रही है। और दूसरी ओर कुछ यहाँ पर पाइपलाइंस ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, खासतौर पे जो बड़े शहर है उनके आसपास की बात कर लूँ। तो इस तरीके से ये पूरा मैप आप देख सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पर पाइपलाइंस ऐसी हैं जो भारत के एक फ्रंट से लेकर दूसरे फ्रंट तक भी यहाँ पर फैल रही। जैसे यहाँ पर सूरत की बात कर लूँ, सूरत से लेकर यहाँ पर पारादीप, पारादीप यहाँ पर ये ओडिशा का यहाँ पर पार्ट है, ये पोर्ट है। ओके, पारादीप। तो वहां तक ये गैस पाइपलाइन जो है ये बिछाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करें एयरटेल और जियो की। तो अभी जियो ने हाल ही में अपना जो एयर वेव्स है यहाँ पर उसको बढ़ाया, तो उनकी गिनती बढ़ाई थी। तो अभी एयरटेल भी अभी अपने जो एयर वेव्स उसको बढ़ाएगी, जो इनके टावर वगैरह लगते हैं, अभी उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी दोनों के बीच में कंपटीशन रह चुका है। एक तो है जियो, दूसरा है यहाँ पर भारती एयरटेल, तीसरा कोई और अभी प्लेयर है नहीं। एक प्लेयर है वी नाम का, लेकिन वो भी सिर्फ नाम का ही प्लेयर बचा है, वैसे वो कंपटीशन नहीं दे पा रहा है। तो मेन कंपटीशन इन दोनों के बीच में ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही जितने भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है ना, उनका लॉस हो रहा है यहाँ पर, या फिर दूसरी तरफ जो है मेजोरिटी हो रही है, ऐड हो रही है। तो अभी रिलायंस जियो ने हाल ही में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, कि उन्होंने अपनी जो 8 अलग अलग की मार्केट्स हैं वहां पर अपने एयरवेव्स यहाँ पर डिप्लॉय किए थे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कर्नाटका की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहाँ पर इन सभी राज्यों में इन्होंने अपने और टावर्स वगैरह लगाए। तो अभी भारतीय एयरटेल भी अभी अपनी जो अलग अलग की मार्केट्स है, 8 अलग अलग की मार्केट, जैसे पंजाब की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, तो इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सभी जगह पर अभी अपने एयरवेव्स बढ़ाएगी। तो इसके जो चेयरमैन है वो सुनील मित्तल है, अगर हम यहाँ पर एयरटेल की बात करें तो। तो अभी ये कौन से वाले जो बैंड विड्थ के जो फ्रिक्वेंसी रेंज वाले जो स्पेक्ट्रम है इसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड की जो फ्रिक्वेंसी रेंज वाले जो स्पेक्ट्रम है उनको अभी जो है इंस्टॉल करेंगे इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और इसी के चलते यहाँ पर जो 900 मेगाहर्ट्ज वाले, तो इनको भी जो है जल्दी से यहाँ पर ये इंस्टॉल करने वाले। ओके। तो अभी जो 900 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो ये गुजरात, यूपी ईस्ट, केरला, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी जगहों पर ये वाले फ्रिक्वेंसी रेंज वाले यहाँ पर लगेंगे। और 1800 से 2300 मेगाहर्ट्ज, ओके, तो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। और ये पंजाब, एमपी और उड़ीसा, इन राज्यों में ये इंस्टॉल करेगी। ओके। तो अभी देखते हैं कौन आगे निकलता है। फिलहाल तो अभी जो एयरटेल है वो काफी टक्कर दे रही है जियो को। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जो कॉलर जॉब्स होती, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, तो उसी की बात कर रहे हैं कि कंपनीज की अगर बात करें तो वहां पर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है ना स्मॉल टाउन्स में, तो वहां पर किल्लत हो चुकी है, काफी लोगों को नौकरी से यहाँ पर निकाल दिया जा चुका है। और इसी के चलते जो हमारा रूरल इंडिया है, तो वहां पर बात करें, जो स्मॉलर टाउन्स उनकी बात करें, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लू कॉलर वर्क फोर्स है, तो उनकी नौकरियां जा रही है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अभी लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। और ज्यादातर यहाँ पर बात करें जो टायर 2 और टीयर 3 के जो यहाँ पर शहर है, टाउन है, तो टीयर 1 के शहर उनको बोलते हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा हो, जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच में उनको टीयर 2, और जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 के बीच में उनको टीयर 3 के शहर हम बोलते हैं।
और पिछले 4-5 हफ्तों में यहाँ पर जो है रुकावटें देखने को मिली है राज्यों के द्वारा, तो जिसके चलते स्मॉल एंड मीडियम साइज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं तो अपना काम वो बंद कर रही है। अगर काम ही बंद करेंगी तो फिर यहाँ पर जॉब्स कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर जो वैसे हायरिंग होती है तो उससे 8% अभी कम हो रही है अगर ब्लू कलर वर्कर्स की बात करें। ओके, तो अभी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। ओके, खासतौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की या इंजीनियरिंग सेक्टर्स की बात करें तो वहीं पर ज्यादातर ब्लू कलर वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, ठीक है, तो उसके भी सेंटीमेंट यहाँ पर थोड़े बदले हैं। ओके, तो वो भी उसकी डिमांड भी कम हुई जिसके चलते नौकरियां कम हुई हैं। तो अभी पूरा का पूरा सिनेरियो पड़े कि ब्लू कलर जॉब्स और व्हाइट कलर जॉब्स इसमें क्या फर्क होता है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो अगर ब्लू कलर वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर सिंपल जो मैनुअल लेबर होते हैं, ओके, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, चाहे कोई कस्टोडियल वर्क कोई भी काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर और भी फिजिकल वर्क मतलब जहां पर हाथ पैर हिलाकर काम किए जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो ब्लू कलर वर्कर्स उनको बोलते हैं। व्हाइट कलर जॉब होती है जो कि आप जिसमें आपको मैनुअल लेबर नहीं चाहिए, जो जो काम आप किसी ऑफिस में बैठ कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कि वो व्हाइट कलर जॉब्स है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी डेस्क की सीटिंग है या कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है तो इस तरीके से कोई भी वो जॉब हो सकती है, वो व्हाइट कलर जॉब है। और आगे पिंक कलर जॉब क्या होती है? पिंक कलर जॉब यहाँ पर ये वो जॉब है जहां पर जो वर्कर ना यहाँ पर किसी वर्किंग क्लास का मेंबर है जो यहाँ पर किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। जैसे हम बात करें वेटर्स, रिटेल क्लर्क्स की, सेल पर्सन की, तो ये सभी के सभी यहाँ पर पिंक कलर वर्कर है। ओके, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स में यही से क्वेश्चन उठाया जाएगा और यहाँ पर आगे पीछे कर दिया जाएगा। तो आपको हर एक कलर के बारे में एक जो है ना इंटीमेशन नॉलेज होनी चाहिए। तो रेड कलर जॉब यहाँ पर ये यहाँ पर ज्यादातर जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी तरह के गवर्नमेंट वर्कर्स उनको यहाँ पर रेड कलर वर्कर्स कहा जाता है। चाइना में तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल जो भी प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते हैं तो उनको भी रेड कलर वर्कर्स ही कहते हैं। पर्पल कलर यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ओके, तो वो यहाँ पर व्हाइट कलर भी हो सकते हैं, ब्लू कलर भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्कर्स होते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी आईटी वर्कर्स जो होते हैं तो उनको पर्पल कलर जॉब हम यहाँ पर बोलते हैं। वो व्हाइट कलर ब्लू कलर दोनों के दोनों जो टास्क है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर वो टेक्नीशियंस होते हैं या फिर इंजीनियर्स होते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पर हम पर्पल कॉलर जॉब उनकी बोलते हैं, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस। न्यू कॉलर जॉब तो यहाँ पर जो जो भी कोई नई टेक्निकल सॉफ्ट स्किल जो है डेवलप करते हैं, जो भी कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर कि कोई नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन पाथ है, मतलब पीछे कोई एजुकेशन का रास्ता नहीं था लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में आगे आकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे वर्कर्स। नो कॉलर तो यहाँ पर नो कॉलर का मतलब है जो फ्री स्पिरिट से काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर कोई भी आर्टिस्ट की यहाँ पर बात आ गई। ओके, तो यहाँ पर जो उसका पैशन है उसको यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर बात कर रहा है और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ ना उसके ऊपर फोकस कर रहा है, ना कि उसकी फाइनेंशियल गेन के ऊपर कि अगर मैंने कोई अगर कोई पिक्चर वगैरह बनाई तो वो कल को बिके या ना बिके उसको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि अगर मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है। तो फाइनेंशियली गेन के ऊपर वो फोकस नहीं करते, तो ऐसे वर्कर्स को हम नो कलर जॉब बोलते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसे लोग जो किसी पैसे या पेमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बात करें ऑरेंज कॉलर, तो ऑरेंज कॉलर यहाँ पर जो कैदी होते हैं, जो यहाँ पर जो जो लोग जेल में बंद होते हैं तो उनसे जो यहाँ पर लेबर का काम लिया जाता है, तो ज्यादातर उनको ऑरेंज जंप सूट्स पहनने को मिलते हैं। अगर मैं फॉरेन जेलर की बात करूँ तो वहां पर उनको ऑरेंज जंप सूट्स पहनने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनको ऑरेंज कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। ओके, जो ऑरेंज कॉलर आप प्रिजनर्स कह सकते हो, लेबरर्स कह सकते हो। ग्रीन कॉलर वर्कर्स, तो यहाँ पर जो वर्कर्स जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर ग्रीन कॉलर वर्कर कहेंगे। उसके बाद है स्कारलेट कॉलर, तो ये यहाँ पर जो सेक्स इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं, जो सेक्स वर्कर होते हैं, तो उनको यहाँ पर स्कारलेट कॉलर हम बोलते हैं। ब्राउन कॉलर जो यहाँ पर मिलिट्री में काम करते हैं। स्टील कॉलर जो भी रॉबर्ट्स हो गया, पर्टिकुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉबर्ट्स काम कर रहे होते हैं, जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी है तो वहां पर कोई कास्टिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि लोहे को पिघलाकर उसका एक मोल्टन बनाकर उसको एक साइड पे रखना है। या फिर ऐसा है कि किसी कोई लोहे का पार्ट है, लोहे को पूरा यहाँ पर रेड हॉट कर दिया, तो उसको रेड हॉट करोगे तो आम बंदा अगर उसके आसपास जाएगा तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज गैसेस निकलती हैं जिससे सांस लेने की बीमारियां यहाँ पर उस वर्कर के ऊपर फैल सकती है। तो वहां पर हम रॉबर्ट्स को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं
तो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, वो अपने आप से ही उस रेड हॉट आयरन को पकड़ेंगी और जहां पर भी रखना उसको रखेंगी, और जो भी फर्दर ऑपरेशन होना वहां पर वो मदद करेंगी। ओके, तो रोबोट्स को यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्टील कलर यहाँ पर वर्कर हो गए। ओके, तो ज्यादातर ब्लू कलर जॉब्स को ही यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है मशीनरी से। आगे आ गया ब्लैक कॉलर। तो ब्लैक कॉलर में यहाँ पर जो मैनुअल लेबर्स जो इंडस्ट्री में काम करती है, तो इन विच वर्कर्स जनरली बिकेम वेरी डर्टी, मतलब बहुत गंदे हो जाते हैं जहाँ पर वर्कर्स, उनकी यूनिफॉर्म बहुत गंदी हो जाती है। तो जैसे माइनिंग का काम हो गया या फिर ऑयल ड्रिलिंग का काम हो गया। ऑयल ड्रिलिंग जब भी होती है धरती के नीचे से जब तेल निकालते हैं, तब भी यहाँ पर तेल के जो छींटे होते हैं वो भी आते हैं। इसके चलते माइनिंग करोगे, कोल इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहां पर कोयले की खदानों से भी पूरी जो कालक होती है वो लग जाती है। तो ऐसे वर्कर्स को ब्लैक कलर वर्कर्स हम बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो इलीगल प्रोफेशंस में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर इलीगल माइनिंग्स भी काफी होती। और आगे है ग्रे कॉलर वर्कर। तो ग्रे कॉलर यहाँ पर बात करें, वर्कफोर्स दैट इज नॉट क्लासिफाइड इन ब्लू कॉलर नॉर व्हाइट कॉलर, ना तो ये व्हाइट कॉलर है ना ही ब्लू कॉलर है। यहाँ पर ओकेशनली बात करें, यूज टू डिस्क्राइब elderly इंडिविजुअल्स वर्किंग बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट। ऐसे लोग जिनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है फिर भी वो काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लोग, okay, तो उनको यहाँ पर ग्रे कॉलर वर्कर्स कहते हैं। लास्ट में है गोल्ड कॉलर। तो गोल्ड कॉलर ऐसे वर्कर जिनको किसी भी टॉपिक के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे वर्कर्स को गोल्ड कॉलर हम कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फील्ड हो सकता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का कोई भी फील्ड हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में किसी भी डिटेलिंग में अगर आप चले जाओ, तो वहां पर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ज्यादातर उनको यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि कोई प्रॉब्लम अगर आ गई उसको सॉल्व करने का जो मादा उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एकेडमिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च फील्ड से यहाँ पर वो निकल कर आने चाहिए। जितने भी यहाँ पर टेक्निकल यहाँ पर वर्क है उसमें अच्छा खासा रिसर्च उनका होना चाहिए। इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस को यहाँ पर ले सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज उनको ले सकते हैं। तो ये सभी वर्कर्स यहाँ पर गोल्ड कॉलर वर्कर्स हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ है, जैसे ग्रोथ है और एक साइड जो हमारी महंगाई है, दोनों को अगर हम कंबाइन करके चले, और हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है कि जो 6% से हमने कम ही महंगाई को रखना है, इससे ज्यादा यहाँ पर महंगाई नहीं जानी चाहिए। तो इससे हमारी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर। तो ये बात कही जा रही है आरबीआई के एक स्टडी के द्वारा। यहाँ पर वही बात करें कि इंडिया रिस्क सैक्रिफाइसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोजेस इटसेल्फ टू नीड फॉर कांस्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। तो अगर हमने यहाँ पर 6% से कम का टारगेट रखना है इन्फ्लेशन रेट का, इन्फ्लेशन महंगाई को 6% की जो दर रखा गया आरबीआई की द्वारा उससे कम ही रखना है, तो फिर हमें यहाँ पर लगातार जो हमारे पॉलिसी इंटरवेंशन वो करनी पड़ेगी। जो भी हमारा जो थ्रेशोल्ड यहाँ पर इन्फ्लेशन लेवल जो कि अभी 6% से बिलो का है, तो ये बात ही यहाँ पर कही गई है। जो फॉर्मर मेंबर है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये आरबीआई की होती है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, ओके, इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दी। और यहाँ पर जो बात की गई है कि अगर कोई भी कंट्री, ओके, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन टारगेट अगर यहाँ पर थ्रेश होल्ड लेवल से कम लेकर चलती, जैसे हमारे यहाँ पर 6% का है, मैक्सिमम 6%, इससे ऊपर अगर जाती है महंगाई, तो फिर हमें मतलब काफी नुकसान होना शुरू हो जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर फिर हम यहाँ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। थ्रेश होल्ड लेवल 6% का है, तो अगर हमारा देश भी अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट इतना ही, इससे नीचे ही महंगाई को कंट्रोल रखकर करके चलना चाहता है, तो यहाँ पर ये ऐसा अचीव नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ है, ठीक है, तो उसको नुकसान हो सकता है। ओके, इसलिए चलते जो लॉन्ग रन की हम बात करें, तो डिसइक्विलिब्रियम जो है ना यहाँ पर हमें पैदा हो सकता है, हमारी इकोनॉमी में बैलेंस बिगड़ सकता है इकोनॉमी का। ओके, तो अभी जिसके चलते कांस्टेंट पॉलिसी हमें यहाँ पर लेनी होगी, लगातार इंटरवेंशन आरबीआई को करनी पड़ेगी बार बार। तभी जो है आप 6% से कम भी नीचे अगर रख के महंगाई को चलते हो, तभी अच्छे से आप ग्रोथ को भी साथ साथ लेकर चलोगे। तो ये बात कही गई है, एक यहाँ पर पेपर निकाला गया बाय डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के। तो यहाँ पर ये आरबीआई के द्वारा बैक की हुई एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इनिशिएटिव बॉडी। ओके, और यहाँ पर स्टडी के हिसाब से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, ए लेवल बियॉन्ड विच प्राइस राइज हर्ट्स ग्रोथ इज 6%। यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन टारगेट की वो 4% की है, और यहाँ पर मिनिमम जो है वो 2% की हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 स्लैब्स रखी हुई है, एक है 2% प्लस माइनस यहाँ पर आ जाता है, सॉरी 4% आप लेके चलो मेन,
तो प्लस माइनस यहाँ पर 2%, तो अगर -2% होता है तो मिनिमम 2% चली जाएगी इन्फ्लेशन, अगर +2% होता तो ये 6% चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट रहता है। ओके, तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ वेनेजुएला की। तो हाल ही में डीमोनेटाइजेशन हुई थी वहां पर भी, और जिसके चलते वहां पर जो इन्फ्लेशन था ना, इन्फ्लेशन चला गया वो 1000% से भी ऊपर। तो मतलब कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो भी खरीदनी काफी टफ हो गई थी। तो अगर ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो काफी गिर जाती है। तो ऐसे है कि अगर $1 की हम बात करें तो उसके मुकाबले में 3 या 4 लाख के आसपास वेनेजुएल बॉलीवियर बनते थे उस समय में। तो ये एक डेढ़ साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, दो साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी एक इंडियन रुपीस भी एक निकालोगे तो उससे उसके मुकाबले में 3,000 वेनेजुएल बोलीवियर बनते थे। मतलब इतनी बुरे तरीके से महंगाई बढ़ी, 1000% क्रॉस कर गई, और इकोनॉमी का जो यहाँ पर इकोनॉमी भी क्रैश कर गई, और जो इकोनॉमी की करेंसी की वैल्यू थी वो भी क्रैश कर गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है महंगाई को कंट्रोल करके चलना। तो यहाँ पर वही जो फाइंडिंग्स निकली हैं स्टडी में, तो यहाँ पर वही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो यहाँ पर जो नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप महंगाई दर को 6% से नीचे लेकर आप चल रहे हो, तो जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर फोकस पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रख के ही अपनी जो पॉलिसी है उसको आप बनाएं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हो, जो कॉस्ट है जो बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट के, तो यहाँ पर और जब भी आप पॉलिसी बनाए इसको एक बार चेक जरूर करें। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर बात कही जा रही है, इन्फ्लेशन जो थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन, जो इसके अलावा जो करस्पॉन्डिंग ग्रोथ है, वो और दो पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो पहला है यहाँ पर रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी। तो फिजिकल डेफिसिट हर साल देखो भारत सरकार बजट लेकर आती है, उसमें से काफी सारा पैसा ऐसा होता है कि जो टैक्स के रूप में भारत सरकार के पास आया, लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट ऐसी होती है जो मार्केट से पैसा उधार लेके भारत सरकार बजट में रखती है, और जो भी स्कीम्स लॉन्च करती है बजट में, तो वही मार्केट से पैसा उधार ले लेके या किसी बैंक से, जो फॉरेन बैंक है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इन सभी बैंकों में से लोन ले लेकर जो है उन स्कीम्स के ऊपर पैसा लेकर आती है। ओके, तो इसके चलते जो उनका डेफिसिट एक साल का जो वित्तीय घाटा है जीडीपी के मुकाबले में, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी ये फिजिकल डेफिसिट जो है ये 9% ऑफ द जीडीपी इसको क्रॉस कर चुका है। ओके, तो हम ये जो जितने भी परसेंटेज हम बात करते हैं जीडीपी के हिसाब से करते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखें। ओके, तो अभी 9% टू द जीडीपी चल रहा है, लेकिन एक सार्फेसी एक्ट आया था सन 2002 में, जिसके चलते ऐसा था कि अपने फिजिकल डेफिसिट को 3% तक हमने कंट्रोल करके चला, लेकिन 3% तक कभी भी कंट्रोल नहीं हुआ। अभी इस साल के बजट में भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक हम 4.5% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है उसको लेकर आएंगे। हमारा इतना घाटा भी नहीं जो है बढ़ना चाहिए। जितना बाहर से लोन उठाएंगे और बाद में जितनी हमें किस्तें देनी पड़ेंगी, और जितना आगे फर्दर जो है इनकम नहीं आएगी, तो उस तरीके से ये उतना बढ़ता जाएगा। और दूसरा यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट किसका मतलब, जो भी हमारा ट्रेड होता है किसी भी देश के साथ, तो अगर ये डेफिसिट चल रहा है करंट अकाउंट, इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ओके, तो उसकी भी जो वैल्यू निकलेगी परसेंटेज के हिसाब से टू द जीडीपी। तो ये सब चीजें भी इंपोर्ट अगर जितना ज्यादा करेंगे, कि जितना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा, उसका भी महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, उसके चलते भी जो हमारी ग्रोथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं लॉकडाउन के चलते। तो यहाँ पर इस साल का सबसे यहाँ पर लोएस्ट यहाँ पर हिट हुआ है, तो ये नोमूरा का कहना है। ओके, तो नोमूरा क्या है, तो यहाँ पर इसके बारे में जो इंडेक्स है नोमूरा का, तो वो यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते 63 था, और अभी इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 60 के आसपास आ चुका है। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट जो देखने को मिलेंगी वो जून के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, जब यहाँ पर राज्य लॉकडाउन जैसी जो सिचुएशन है इसको सही करते हैं, लॉकडाउन हटाते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर इसका अपना इंडेक्स है नोमूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स। तो इसके द्वारा जो फिगर दी गई है, तो वहां पर 60 नंबर दिया गया है। ओके, पिछले हफ्ते ये 63 था। तो यहाँ पर जो नोमुरा इंडेक्स है ये हाई फ्रिक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसके ऊपर फोकस करके अपना ये नंबर देता है। जैसे मोबिलिटी हो गया, आवाजाही के जो संसाधन है, क्या वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पावर डिमांड कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर कितनी बढ़ चुकी है, टू असेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। The index is now down to level seen in June last year after having made a full recovery in February। तो अभी
पिछले साल का जो जून है उस हिसाब से यहाँ पर जो अभी अभी तक का कंपैरिजन करके ये बता रहे हैं कि सबसे लोएस्ट रेट यहाँ पर अभी अभी मई में देखने को मिल रहा है। तो ये नमूरा क्या चीज है? तो ये एक कंपनी है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर 30 मुल्कों में इनका दायरा बिखरा हुआ है, ओके, फैले हुए हैं यहाँ पर। तो ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह इनकी मार्केट्स आपको देखने को मिलेगी। वैसे जापानीज कंपनी है, ओके। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप इंडिविजुअल्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी, कॉर्पोरेट्स को भी, गवर्नमेंट्स को भी। तो इनके तीन यहाँ पर बिजनेस डिविजन है। एक है रिटेल, एक है होलसेल। तो होलसेल में ग्लोबल मार्केट्स भी आ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आ जाएगी। तीसरा यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन तीनों मुद्दों के ऊपर ये ना आपकी सहायता करेगी। अगर आप यहाँ से कोई भी सर्विस लेते हो तो पैसे तो लगेंगे, लेकिन ये इसी तीनों मुद्दों के ऊपर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे अच्छे से। ओके, तो क्या मार्केट की सिचुएशन है, कौन सी कंपनी आगे जा रही है, कौन पीछे है, कौन सी इकोनॉमी जो है आगे फर्दर ग्रो करेगी, अच्छा बूम आएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी डिटेल मिल जाती है और फिर आपको क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सी मार्केट बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दी है, उसी के चलते रिटेल में भी क्या चल रहा है, होलसेल में क्या चल रहा है, तो ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है। तो इनका काफी फायदा रहता है। तो एक तरीके से रेटिंग एजेंसीज के तौर पर ये काम करती है। जैसे मैंने अभी इंडेक्स की बात की, इंडेक्स यहाँ पर गिरा, 60 पर आ गया, तो इससे यहाँ पर इंडिकेशन हो जाती है कि मार्केट कैसे काम कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कैसे चल रही है। ओके, तो ये इस तरह से इन्वेस्टर्स को फायदा होता है जब भी यहाँ पर रेटिंग एजेंसी रेटिंग पता चल जाती है कौन सी कंपनी की क्या है। ओके, तो अभी ये पूरी डिटेल है। यहाँ पर 26,000 के ज्यादा जो है इनके एम्प्लॉइज है 30 कंट्रीज में। 1985 को ये बनाया गया था नमूरा, 90 साल हो चुके हैं इसको यहाँ पर बने हुए। और इसकी जो रिटेल क्लाइंट एसेट है, तो वो भी वो 126.6 ट्रिलियन जो येन है, जो जापानीज कंपनी है, तो जापानीज जो करेंसी है उससे भी ज्यादा यहाँ पर ये हो चुके हैं इनकी जो वैल्यूएशन है। और लार्जेस्ट रिटेल नेटवर्क है जापान में, 121 ब्रांचेस है इनकी। यहाँ पर 90 नेशनलिटीज में इनकी वर्कफोर्स जो है वो बिखरी हुई। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिनेरियो इनका यहाँ पर फैला हुआ है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप के बारे में क्या न्यूज चल रही है? तो अभी व्हाट्सएप ने कहा है भारत सरकार को कि जो इनकी इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप है व्हाट्सएप की, जो तो वो इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पर वो चलती रहेगी अभी। ओके, तो यहाँ पर जो भी लोग अगर प्राइवेसी पॉलिसी को अगर नहीं भी जो है जो एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी यहाँ पर जो है मैसेजिंग वो वगैरह जो है, जो भी आमतौर पर जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा था वो चलता रहेगा। तो मतलब कि डिस्टरबेंस नहीं होगी जो भी लोग व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करते हैं। लेकिन ये कब तक होगी? तो यहाँ पर वही बात व्हाट्सएप के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर यह तब तक किया जाएगा जब तक इंडियन सरकार जो है ना, भारत सरकार, वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो बिल अभी लेकर आ रही है, जब तक ये कानून में नहीं बदल जाता। तो ये बात यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा कह दी गई गवर्नमेंट को। तो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये तब तक जो है अपने जो जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं भारत में, तो उनको ये इंटीमेट प्रेरणा देते रहेंगे कि वो जो है व्हाट्सएप की नई जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करें। तो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? इसके तहत ऐसा हो जाएगा कि व्हाट्सएप में जो भी आप अगर कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, कोई दो बंदों के बीच में या तीन बंदों के बीच में, या फिर कोई फोटो शेयर कर रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो, तो वो जो है ना, बाकी के जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप के, जैसे जो फेसबुक पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, ओके, इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है। तो अभी जो थर्ड पार्टी एप्स होंगी तो वहां पर भी आपका डाटा जो है वो चढ़ा दिया जाएगा। तो जो चीज आपने व्हाट्सएप पे भेजी है इधर उधर, तो वही चीज फेसबुक पे चढ़ेगी और वही चीज इंस्टाग्राम पे भी चढ़ेगी। और इसके अलावा जो भी इनके जो थर्ड पार्टीज और एप्स हैं, फेसबुक जिनको मतलब ऑन करके चलता है, तो उन सबके ऊपर ये चीजें चढ़ जाएंगी। जिसके चलते अभी कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमारी फिर अपनी प्राइवेसी है। अगर किसी दो बंदों के बीच में मैंने कोई फोटो शेयर की या फिर मैंने कोई बात या वीडियो शेयर की, तो उन दोनों के बीच की बात है। अगर मैं फेसबुक पे नहीं चढ़ाना चाह रहा तो वहां पर हम हमारी मर्जी। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप कह रहा है कि आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करें। तो पहले तो ऐसा था कि अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप फिर व्हाट्सएप आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अभी ये ऐसा कह रहे हैं कि तब तक अभी नहीं कुछ भी होगा जब तक ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये एक्ट नहीं बन जाता, लॉ नहीं बन जाता, तब तक ही ये वेट करेंगे। ओके, तो ये बात पूरी क्लियर तौर पर यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा कह दी जा चुकी है। अभी फ्यूचर इसका क्या होगा, तो अभी जब तक ये कानून नहीं बनेगा तभी पता चलेगा। तो ये कानून कब बनेगा? तो अभी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास ये बिल पहुंच चुका है। तो ये खुद से इस कमेटी जो है ना, ये कमेटी पहले एनालिसिस करती है कोई भी बिल आता है।
तो फिर एनालिसिस करने के बाद ये टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। ओके, तो अभी जल्द ही कह रहे हैं कि अभी जो अगला सेशन होगा जल्दी ही इस साल के अंत तक जो है हो सकता है जो है इस बिल को एक्ट में तब्दील कर दिया जाए। तो अभी उसके बाद भी पता चलेगा कि व्हाट्सएप क्या करेगा। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर एक भी बंद होता है तो सभी बंद होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर फेसबुक बंद होता है तो सभी फिर बंद होने के चांसेस है अगर नया वाला ये जो एक्ट बनता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है व्हाट्सएप के बारे में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी योर ऑनर, कॉर्पोरेट एंड लैंडिंग कल्चर बोथ मस्ट चेंज। अभी देखो, जितनी भी कंपनी चलती हैं वो क्या करती हैं, बैंकों से लोन उठाती हैं। तो जो बैंक हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वहां से लोन उठाती हैं, फिर आगे पैसा लगता है, फिर कंपनी का काम चलता है। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है लिमिटेड लायबिलिटी की, कि उसके बारे में क्या सोचा। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आया था जिसके चलते लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो लिमिटेड लायबिलिटी एक ऐसी चीज, जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है बचकर चलते हैं, वो खराब नहीं होते हैं अगर यहाँ पर कंपनी फेल भी हो जाए। तो ये पूरा सिनेरियो समझने की यहाँ पर जरूरत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पिछले हफ्ते एक यहाँ पर रूलिंग दी, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया था बैंकों के लिए, तो उसको वैलिड यहाँ पर करार दिया। तो उसमें ये कहा कि जो बैंक्स हैं उनको अलाउ किया कि वो पर्सनल गारंटीज जो होती हैं, जो प्रमोटर्स के द्वारा ऑफर की जाती है, तो उनको एनफोर्स करें। अगर यहाँ पर कोई भी कंपनी, ओके, अगर लोन लिया बैंकों से, अगर उनको दोबारा से रिपे नहीं कर पाई, वो डिफॉल्टर अगर घोषित हो गई है, ओके, तो हालांकि बेशक यहाँ पर अगर डिफॉल्टर घोषित होगी है तो यहाँ पर आईबीसी के तहत जो हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, जिसको कि 2016 में बनाया गया था, तो हालांकि वो कंपनी उसके थ्रू भी यहाँ पर जाकर जो है रेजोल्यूशन ले सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बैंक है ना, तो वो पर्सनल जो गारंटी है जो दी जाएगी बैंकों को, जो भी लोन उठाया जाएगा इनकी कंपनी के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, तो उसको भी यहाँ पर इन्फोर्स करके चलना। तो प्रमोटर कहने का मतलब, जैसे मैं रिलायंस की बात करूँ तो मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वो प्रमोटर है। ओके, तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग लोगों के शेयर्स लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो उनका काम है सर प्रमोट, एक तरीके से अपने एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना। तो जैसे बायजूस के जो प्रमोटर हैं उनका नाम है रविंद्र। ओके, तो वो प्रमोटर है, ऐसा नहीं कि सारी दौलत उन्हीं की है। तो दौलत जो है वो इन्वेस्टर्स की होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीईओ होता है, जहाँ प्रमोटर होता है, जो मेन चेयरमैन होता है, कई बार उसको ही हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका इतना पैसा कई बार नहीं लगा होता, क्योंकि उसका सिर्फ आइडिया होता है, किसी भी कंपनी को नया आइडिया लेकर आता है तो उस हिसाब से वो कंपनी बनती है, तो जिसको हम स्टार्टअप्स भी कहते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है बैंकों को यहाँ पर पर्सनल गारंटी को यहाँ पर एनफोर्स करे। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, फेल हो जाती है, तो लोन कैसे चुकाओगे। जो भी यहाँ पर जो प्रमोटर होगा उसकी जो अपनी जो पर्सनल एसेट्स होंगी ना, जितना भी उसका, जितना भी मतलब उसका एसेट साइज होगा, तो वो सारा का सारा दाव पे लगेगा। अभी ये सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, फिर वो कंपनी क्या है अपना केस फाइल करती है आईबीसी के तहत। तो फिर उस कंपनी के फिर नए खरीदार ढूंढे जाते हैं कि एक कंपनी अगर चल सकती है तो फिर कौन जो है किसको बेचा जाए, फिर जो है फर्दर उसको आगे चला पाए। ओके, जैसे मैं अगर पेट्रोलियम के रिगार्डिंग बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब दिवालिया होगी, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर थे फिर उन्होंने उसको खरीदा। तो इस तरीके से जो टाटा है, रिलायंस है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो यही ज्यादातर कंपनीज को खरीद लेते हैं जो लगता है कि डिफॉल्ट होगी, आगे नहीं चल पाएगी। तो पता होता है कि बिजनेस तो ये देगी, लेकिन उस हिसाब से वो खरीद लेते हैं। और जितना भी अमाउंट होता है, जो जिस हिसाब से खरीद होती है, फिर जो जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है उनको उस हिसाब से वापस हो जाता है। तो ये दो धारी तलवार की यहाँ पर बात करें कि दोनों तरफ से धार बनाई हुई तलवार की दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करके चलना है बैंकों को। तो यहाँ पर बात करें कि जो जो पवित्रता है, जो यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट होता है, जो भी यहाँ पर बोरोवर के एसोसिएट्स होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेन यहाँ पर कंपनी का बोरोवर जो यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट निकाल कर जो है लोन उठा रहा है मार्केट से, तो यहाँ पर जो लीगल एग्रीमेंट की जो पवित्रता है, तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑफ द बोरोवर टू हैंड ओवर पर्सनल एसेट्स इन केस ऑफ बोरोइंग एंटाइटी डिफॉल्ट ऑन लोन रिपेमेंट। तो यहाँ पर सीधी सीधी यही बात कर रहे हैं कि अपनी जो पर्सनल जो यहाँ पर एंटाइटी है ना, पर्सनल एसेट्स हैं, तो उनको यहाँ पर हैंड ओवर करना होगा लोन की रीपेमेंट करने के चलते। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बन जाएगी।
तो ये इसके चलते कोर्ट यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रहे हैं ऑथर कि जो कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो जो है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी की जो सेंसिटिव है, जो पवित्रता है ना, उसको ब्रीच कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी वही है कि पर्सनल जो आपके एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आपकी कंपनी फेल भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर के तो लगे ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे जो इसके जो बॉरोवर्स हैं, दूसरे जो इसके एसोसिएट्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके भी यहाँ पर एसेट्स लग जाएंगे, तो यहाँ पर कंपनी का लोन चुकाने के लिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई। तो प्रमोटर्स को तो कहा जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल गारंटी दे, जितना भी उनका वर्थ होगा वो सारा लगेगा दांव पर, चाहे उनका कोई भी जितनी भी ज्यादा कंपनीज हो, एक नहीं एक से ज्यादा जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनका जो टोटल वर्थ है वो सभी यहाँ पर लगेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब भी हम यहाँ पर कंपनीज के रिस्क के रिगार्डिंग बात करते हैं, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। और दूसरा यहाँ पर जो कैपिटलिज्म के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो डिस्ट्रक्शन होता है, तो कैपिटलिज्म जैसे बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग होते हैं, तो वो भी अपनी मनमर्जी करते हैं, जिसके चलते इस पूरे ढांचे को वो तोड़ने की कोशिश कई बार करते रहते हैं, मतलब अपना फायदा निकालने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने एक नई कंपनी खोल ली और बाद में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर वो भाग गए और कंपनी आगे चलाई नहीं। तो लोगों ने जो विश्वास किया होता है, विश्वास वो तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें अगर किसी बंदे की एंटायर इनकम जो है, एंटायर वर्थ, मतलब जो भी उसकी आज की कुल जायदाद बना ली है उसने, जितना भी पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो अगर हर समय हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर दाव पर लगी रहेगी, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी। तो कुछ ही प्रोजेक्ट ऐसे जो है वो मतलब उसको देख रेख करके वो चल पाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखो अलग अलग अगर होता है, ओके, तो यहाँ पर सपोज करो किसी कैपिटल के हिसाब से हम बात करते हैं कि एक कंपनी में इतना कैपिटल लगा है, इतना पैसा लगा है, एक कंपनी में अगर वो फेल भी होती है तो हमें पता रहता है कि सर उतना पैसा डूबेगा। तो यहाँ पर तो पूरी वर्थ की बात करें कि वो पर्सनल गारंटी के तौर पर आपको बैंकों को देनी पड़ेगी अगर कोई कंपनी डूबती है। तो यहाँ पर जो बाकी के जो एंटरप्रेन्योर्स के जो एसेट्स है वो सेफ रहेंगे अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी के ऊपर जो पैसा लगा उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर सिनेरियो को देख के चलते हैं। तो इससे यहाँ पर एनकरेजमेंट भी मिलेगी प्रमोटर को। ओके, तो यहाँ पर कि अपनी कंपनी को वो फोकस करे और डूबने ना दे, तब तक लगता रहे जब तक यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल जाता। और जो पर्सनल गारंटी यहाँ पर दी जाती है बाय डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, तो फॉर द डेट इनकर्ड बाय द कंपनी, जो भी कर्जा लिया होता है कंपनी ने, तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो लिमिटेड लायबिलिटी का सिद्धांत है ना, तो उसको ये वायलेट कर रहा है। तो ये ऑथर का कहना है, जो पर्सनल गारंटी आप मांग रहे हो प्रमोटर से। तो अगर बैंकों की बात करें तो वो कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना लोन देते हैं, उनको यहाँ पर उस हिसाब से लोन देना चाहिए। ओके, मतलब कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ, कंपनी में कितना पैसा है, कितनी लायबिलिटी है इसकी। ओके, तो उस हिसाब से हम कितना पैसा इसको दें कि कल को अगर लोन अगर वापस भी लेना तो हमारे पास आ जाए पैसा जितना हम इसको देंगे। ओके, ना कि हम यहाँ पर प्रमोटर के कितने एसेट हैं उसके ऊपर उसके हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ है हम उसके हिसाब से लोन दें। जो प्रमोटर का कितना वर्थ अभी तक हो चुका है, जायदाद हो चुकी है, तो उसके हिसाब से लोन दें, ये कोई बात नहीं बनती। ओके, तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वो बहुत बड़ी है। तो अगर मैं सिर्फ मुकेश अंबानी के वर्थ की बात करूं तो वो उसके मुकाबले में जो उनके खुद के पर्सनल एसेट्स हैं वो कम है। ओके, तो उतने जो कम एसेट्स है उसके हिसाब से आप कैसे जो है अपना सिनेरियो बना लोगे, कैसे लोन रिकवर कर लोगे, तो ये यही क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गारंटीज के ऊपर ही इंसिस्ट करते हैं। जैसे आप अभी इंडिविजुअल तौर पर भी लोन लेने जाते हो तो आपको अपनी पर्सनल गारंटी वहां पर देनी पड़ती है। जैसे मैंने कोई कर्जा लेना है जमीन के ऊपर, मैंने कोई अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई कारोबार शुरू करना है, तो वहां पर भी वो पर्सनल गारंटी ही मांग रहे हैं। तो अभी कंपनीज के माइंड में भी यही बात की जा रही है। तो प्रमोटर क्या होते हैं ज्यादातर, वो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है ना, तो यहाँ पर वो भी महंगा करते रहते हैं। मतलब अगर जितना डिले हो जाएगा ना किसी भी प्रोजेक्ट में को लगाने में, उतना वहां पर महंगाई भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो एंड बोरोवर फार मोर देन व्हाट द प्रोजेक्ट कैन रियलिस्टिकली सस्टेन। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को ही वो खतरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो जितना कॉस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता, जब यहाँ पर प्रमोटर्स भी इस तरीके से इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो जब भी इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं तो बैंकों से ये और पैसा मांगते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को सक्सीड करना है, कंप्लीट करना है। ओके, लेकिन ये पूरा सिचुएशन खराब होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये इस सिचुएशन को ठीक करने की यहाँ पर बात करूँ तो बैंकर जो है वो यहाँ पर लोन को सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होती है कि जो जो नेता बाबू जो नेक्सेस है, ओके, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस है, तो उनका भी आपस में मिली भुगत होती है, जिसके चलते ये लोन सैंक्शन कर दिए जाते हैं कि किसी कंपनी को लोन आप सैंक्शन करें, तो वहां पर उसकी कई बार लायबिलिटी नहीं भी चेक की जाती। तो यही सब कुछ कर करके
हमारे सरकारी बैंकों की हालात आज इतने खराब है कि 8 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पर कुछ केसेस की बात करें कि जो द प्रमोटर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी इज लिमिटेड टू रनिंग इट इन एन मैनर दैट वुड नॉट डिस्क्वालीफाई और फॉर अनदर लोन। तो यहाँ पर ज्यादातर प्रमोटर इस तरीके से अपनी कंपनी को चलाते हैं, तो एक प्रमोटर की हो सकता है बहुत सारी कंपनीज हो, तो इस तरीके से चलाते हैं कि दोबारा से भी वो लोन क्वालिफाई कर लें। ऐसा नहीं कि एक कंपनी डूब गई, दूसरी डूब गई, तो ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आपका रिकॉर्ड ही खराब हो जाए, फर्दर लोन जो इशू होना है तो उसमें भी दिक्कतें आनी आपको शुरू हो जाए। और आगे यहाँ पर बात करें एडिटोरियल नंबर 2 की, रिजर्व बैंक सरप्लस इज राइटफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो सरप्लस होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका सीधे सीधे तौर पर भारत सरकार का ही हक है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो अभी देखो हाल ही में आरबीआई ने क्या किया था कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आसपास, ओके, 99,122 करोड़ का जो सरप्लस था वो पैसा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो यहाँ पर उसने जो इसका कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर था उसको भी मेंटेन करके चला है 5.5%। ओके, मतलब जो संकटकालीन जो यहाँ पर रिस्क बफर रहता है, मतलब कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पड़ सकती है, जिस हिसाब से यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़े, तो उसको भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो 5.5% यहाँ पर जितना भी जीडीपी के हिसाब से बनता है उस अमाउंट को यहाँ पर जो है अभी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर इतना ही 5.5% ये इम्प्लीमेंट रिकमेंड किया गया था बिमल जलान कमेटी के द्वारा। उनकी एक रिपोर्ट आई थी, तो बिमल जलान वो भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं किसी समय में, तो इसको बात कहने की सिग्निफिकेंट है, अच्छा है। ओके, तो अभी आरबीआई कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये सरकारी अदारा है। ओके, तो जब ये बनी थी शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनी थी, उस समय इसको प्राइवेट प्लेयर्स चलाते थे, प्राइवेट शेयर होल्डर्स चलाते थे, लेकिन 1949 में इसको कंप्लीट तौर पे इसको सरकारी बॉडी बना दिया गया, तो जो कि भारत सरकार के लिए काम करेगी। तो ये एक कंपनी के तौर पर आप देख सकते हो, जो कि भारत सरकार की कंपनी, वैसे तो हमारा सेंट्रल बैंक है, लेकिन आप जो भी बहुत सारे काम करती है, जैसे एक कंपनी पैसा उठाती है ना मार्केट से, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, इसको हम कॉर्पोरेट डेट भी बोलते हैं। तो मार्केट से पैसा उठाती है, फिर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होता है बकायदा कि क्या मेच्योरिटी डेट होगी, कब आपको पैसे वापस मिलेंगे, कब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये भी गवर्नमेंट की ही कंपनी, जो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जो है ना, गवर्नमेंट जो पैसा इकट्ठा करना चाह रही होती है, तो यहाँ पर बॉन्ड इशू करती है मार्केट में, और लोग पैसा लगाते हैं और उनको भी अच्छा खासा लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इस कंपनी के भी, इस आरबीआई के भी पैसे कमाने के। तो यहाँ पर जो इसके पास रिजर्व होता है, तो देखो वो भी होता है जैसे यूएस डॉलर की टर्म में, जो जापानीज जेन है, यूरो है, ओके, इनकी फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, तो इसके अलावा गोल्ड की फॉर्म में। तो जब भी इनके प्राइस राइज होते हैं, इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व इसके पास पड़ा होता है आरबीआई के पास, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पर ये 582 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो उसमें भी ऐसे ही जो है ना पैसा बढ़ता है। इसके अलावा जो बॉन्ड इन्होंने इशू किए होते हैं, क्योंकि उसके चलते भी कई बार इन्होंने भी पैसा लगाया होता है किसी जो है अलग अलग जगह पर, तो वहां पर उनको भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे बहुत सारे बैंकों में इन्होंने अपना पैसा रखा होता है आरबीआई ने, जो फॉरेन बैंक्स हैं, ओके, अलग अलग देशों में, जहां पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट इनको मिल रहा होता है, तो वहां से भी इनको अर्निंग आती है। ओके, तो ये सब तरीके हैं जिससे इनको पैसा आता रहता है, और जब भी इनका सरप्लस हो जाता है, एक लिमिट होती है, जिससे ज्यादा पैसा अगर सरप्लस होता है तो वो डिविडेंड के तौर पर दे देते हैं भारत सरकार को। तो अभी ऑथर ये कह रहे हैं कि ये जो सरप्लस पेमेंट है गवर्नमेंट को, इसको डिविडेंड के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो एक कंपनी ने जितना एक साल में प्रॉफिट कमाया, तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि आप इसको डिविडेंड मत कहो। तो आगे यहाँ पर बात करें कि आरबीआई को अभी जरूरत है कि अपना जो कैपिटल है, जो अभी जितने भी संकटकालीन जो रिस्क आ सकते हैं, उसके हिसाब से अभी इसको और बढ़ाना चाहिए, और फिजिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इसको भी मेंटेन करके चलना है, जब भी ये अपना सरप्लस जो है उसको ट्रांसफर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और आगे यहाँ पर बात करें कि आरबीआई जो है उसके अलग अलग रोल्स हैं। यहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी के अलावा यहाँ पर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गारंटर भी है, पूरी इकोनॉमी को ये मैनेज करके चलता है। करेंसी हमारी ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो जाए, ज्यादा डिवैल्यूएशन ना हो जाए, उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करके चलता है। इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको भी जो है स्टेबिलिटी को कंट्रोल करके चलता है। तो यहाँ पर अच्छे खासे जो संकटकालीन रिस्क निकल कर आते हैं इकोनॉमी में, उसको भी यहाँ पर जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बात करें कि इट कैन मीन एक्सपोजिंग द सेंट्रल बैंक टू करेंसी रिस्क ऑन मोर देन 3/4 ऑफ इट्स बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जितनी अभी क्षमता है उससे यहाँ पर 3/4 ज्यादा यहाँ पर जो रिस्क निकल कर आ सकते हैं करेंसी के मायने में, तो यहाँ पर
अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से उसको और सही तरीके से ये निपट सकते हैं। पिछले यहाँ पर बात करें कि जो मार्क टू मार्केट लॉसेस है, तो यहाँ पर वो 1 से 1.5% टू जीडीपी रहे। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनल एविडेंस जो अभी निकल कर आ रहे हैं, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का जो फाइनेंशियल रेजिलेंस रहता है, तो उसके चलते यहाँ पर जो पॉलिसी होती है ना, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें बूस्ट देखने को मिलता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी भारत सरकार के साथ ऐसे ही मदद करता है, फाइनेंशियल रेजिलेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। और आगे यहाँ पर बात करें जो लेटेस्ट अभी ट्रांसफर हुआ सरप्लस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो जीडीपी का 0.5% के हिसाब से। ओके, तो इतना यहाँ पर अमाउंट है। ओके, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर की हुई है, जो कि अभी पिछले बारी की जो अमाउंट थी उससे ज्यादा थी। तो पिछली बार यहाँ पर सिर्फ 57,000 करोड़ के आसपास थी। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो लेटेस्ट सरप्लस है, तो ये 9 महीने पीरियड का, ये भी ध्यान रखें। क्यों 9 महीने का, एक साल का पूरा क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो आरबीआई का जो एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, वो यहाँ पर चलता है 1 जुलाई से लेकर अगले साल की 31 जून तक, जितना भी यहाँ पर जून का अंतिम डेट होती है वहां तक। लेकिन जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है भारत सरकार का, वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। तो अभी इन्होंने क्या किया, आरबीआई ने अभी अपना भी जो फाइनेंशियल ईयर इसको चेंज कर दिया है। तो अभी इस साल के लिए यहाँ पर सिर्फ 9 महीनों तक का ही ये डाटा अभी देंगे, जो मार्च तक ये खत्म हो गया। ओके, 31 मार्च तक इनका भी, इन्होंने भी अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये 9 महीने ही बने। तो अभी 9 महीने का सरप्लस आया है। तो ये पिछले जो सरप्लस आए, ये एक साल की सरप्लस है। ओके, तो अभी फर्दर जो है ना, आरबीआई भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही यहाँ पर एनरोल करके चलेगा, एक ही फाइनेंशियल ईयर होगा अभी। ओके, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। तो ये भी ध्यान रखिए, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। पिछला ही टर्म जो है ना, ये जुलाई वाला पूछा जा सकता है, तो ये गलत होगा, अभी ध्यान रखें। तो आरबीआई जो अकाउंटिंग ईयर है, बिल्कुल जो गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग ईयर, उसको फॉलो करके चलेगा अभी। तो अभी समय चल रहा है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का, तो अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हुआ है इकोनॉमी की। तो आरबीआई का जो डिविडेंड है, वो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है उसको इम्प्रूव करेगा, और यहाँ पर जो मार्केट से उधार लेगी सरकार, उसको भी यहाँ पर कम करेगा। जितना मार्केट से उधार लेती जाएगी सरकार ना, उतना हमारा फिजिकल डेफिसिट भी जो है बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए बातें। ओके, तो ये जो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर है जो 5.5%, तो यहाँ पर मैक्सिमम 6.5% तक था। ये रिपोर्ट दी गई थी जलान कमेटी के द्वारा, तो उसका जो मिनिमम जो स्लैब था उसको फॉलो करके इन्होंने यहाँ पर कि इतना हम जो है बफर स्टॉक रखेंगे। ओके, जो इनके पास रहता है। ओके सर, जो जिसको हम बोलते हैं ना, आरबीआई के पास एडिशनल पैसा रहता है, जैसे 10 लाख करोड़ के आसपास की अमाउंट है जो एडिशनल रहता है, जो मतलब कि संकटकालीन के, तो मतलब जो अगर रिस्क निकल कर आता है उसको निपटने के लिए काम कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। तो इसीलिए भारत का जो रिजर्व है ना, वो ज्यादा भरा रहता है। अगर मैं यूएस की बात करूँ, यूएस अपने रिजर्व से काफी ज्यादा पैसा इस बार खर्चा कर रहा है। ओके, तो इसलिए अगर रैंकिंग की बात करें, तो इस रिजर्व में भी अभी यूएस काफी पीछे चला गया है। चाइना का रिजर्व काफी ज्यादा है। ओके, तो अभी बात करें आगे कि जो रिस्क अभी निकल कर आ रहा है आरबीआई की, जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन है, तो उनको भी एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है। इसके अलावा जो प्रूडेंट इकोनॉमिक कैपिटल बेस है, वो बनाना है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये ड्यूटी है सेंट्रल बैंक की। और आरबीआई की जो फाइनेंशियल रेजिलेंस है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ये इम्पैक्ट करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। ओके, और हमें एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत है अभी, जिस समय से इकोनॉमिक स्ट्रेस का समय चल रहा है, और इन समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये पिछले 7 दिनों की जो एवरेज निकाली गई पूरी दुनिया में, जो कोविड के चलते डेथ हुई है लोगों की। तो अभी ये पूरा डाटा चलता आ रहा है जनवरी 28 2020 से। तो ये जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये डेथ रेट हो, मतलब ये डेथ रेशियो है, मतलब ये नंबर ऑफ जो डेथ है ना, ये बढ़ती जा रही है। जब ये इतना ये फैलता जाएगा, तो ये अलग अलग कंटिनेंट्स को ये बता रहा है, ये सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे जो ब्लू वाला है सबसे ऊपर वाली, ये अमेरिकाज को दिखा रहा है, तो यहाँ पर यूएस नहीं, यूएस को अलग से यहाँ पर ऑरेंज में दिखाया गया है। तो अमेरिकाज में जैसे कनाडा आ गया, मेक्सिको आ गया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों को मिक्स करके, लेकिन अमेरिका नहीं है इसमें। तो उनका देखो यहाँ पर 33%। ओके, तो ये उनका मतलब डेथ रेट यहाँ पर चल रही है, इस तरीके से मृत्यु दर हो रही है, बढ़ती जा रही है लगातार। और आगे यूएस जो है, ये थोड़ा सा वेव इनके पहले आ गई नवंबर दिसंबर 2020 में, तो वहां पर उस समय ज्यादा थी यहाँ पर। तो अभी ये काफी कम कर चुके हैं, तो मतलब वैक्सीनेशन रेट इन्होंने काफी बढ़ा दिया। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर भारत की बात करो, तो ये जो वाला अगला वाला, ये एशिया और ओशियाना है। तो यहाँ पर इंडिया नहीं, बाकी का सारा एशिया है, और ये ओशियाना के एक मतलब ये भी यहाँ पर छोटे छोटे टापू का एक समूह है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है ये।
तो ये उसके बारे में बता रहे, तो यहाँ पर भी डेथ रेट बढ़ा है। तो अभी बात कर रहे हैं इंडिया की, तो देखो शुरुआत में इंडिया में कोई डेथ केसेस नहीं थे। धीरे धीरे जब हमने मार्च में जाकर लॉकडाउन लगाया तो उस समय भी थोड़े थोड़े केसेस निकलने शुरू हुए, काफी बड़े। ओके, जब सितंबर अक्टूबर का जब महीना आ गया फिर उस समय काफी कम होने शुरू हो गए। तो ये अभी बात करें जनवरी फरवरी मार्च की तो काफी कम हो गए थे, लेकिन अप्रैल के बाद अभी देखो कहाँ तक पहुंच गया हमारे यहाँ पर डाटा। 35% यहाँ पर जो मौतें हुई हैं अभी पिछले 7 दिनों में, तो यहाँ पर 35% भारत में हुई हैं। तो यहाँ पर 12,000 के आसपास का डाटा ये पूरी ग्लोबली बताया गया है। और फिर यहाँ पर यूरोप की बात आती है, यूरोप में भी हालात कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो 13% के आसपास ये भी। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर तो शुरुआत से ही इतना खास इम्पैक्ट देखने को मिला ही नहीं। ओके, यहाँ पर इस बीमारी का तो ये भी थोड़ा बात ध्यान रखें, अफ्रीका में इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। ये पूरी की पूरी डिटेल है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि किसको डर है क्रिप्टोज के बारे में। तो वे पिछले महीने की बात कर रहे हैं कि पिछले महीने की शुरुआत में, अभी शुरुआत में अभी देखा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं भारत में, तो यहाँ पर उनको एक झटका लगा। तो यहाँ पर जैसे क्यों झटका लगा कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट बैंक्स थे जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर सर्विसेज देने से मना कर दिया, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर रेगुलेशंस लगाई हुई थी कि आप क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट्स के साथ कोई भी डील जो है बैंकों को नहीं करनी। तो यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पर तब हुआ जब यहाँ पर कोई भी अभी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं हुआ सेंट्रल बैंक के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी जिसमें यहाँ पर कहा गया था, आरबीआई के जो 2018 का सर्कुलर था उसमें कहा गया था कि जो बैंक है उनको यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए कि वो जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के रिगार्डिंग जो है वो सर्विसेज जो है ना वो ना दे। ओके, तो अभी देखो क्रिप्टो एसेट्स ऐसे हैं, न्यूयॉर्क चले जाओ, न्यूयॉर्क का जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पर बिटकॉइन नाम से यहाँ पर एक क्रिप्टो एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है। ओके, तो मतलब उसकी वैल्यूएशन काफी बढ़ी है पिछले दिनों। तो अभी ये कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की, उसका वैल्यूएशन थोड़ा गिरा है। मतलब अभी चाइना का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसने भी मना कर दिया कि हम क्रिप्टो एसेट से डील नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसी से डील नहीं करेंगे, खासतौर पर बिटकॉइन जो है। इसके अलावा जो एलॉन मस्क हैं, जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने भी भारी भरकम अमाउंट पहले इन्वेस्ट की थी कुछ महीने पहले, और अभी जो है वो कह रहे हैं कि हम भी जो है इससे बिटकॉइन जो है इससे डील नहीं करेंगे, इसको एज ए ट्रांजैक्शन का माध्यम नहीं रखेंगे। ओके, तो उससे वो भी पैसा अभी निकाल रहे हैं, जिसके चलते वैल्यूएशन काफी गिरी है। वैल्यूएशन गिरने के बावजूद भी एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $32,000 के या फिर $35,000 के आसपास अभी भी है। ओके, तो अभी भी काफी ज्यादा वैल्यूएशन है क्रिप्टो एसेट्स में। मतलब अगर ट्रेड, अगर किसी इंडियन ने इन्वेस्ट किया हुआ तो वो इसीलिए किया हुआ है कि मुझे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले, लेकिन उनको झटके पे झटका मिल रहा है भारत सरकार की ओर से, उनसे डील ही नहीं कर रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर शुरुआत में इंडिकेट किया था कि वो मतलब जो प्रपोजल है उनका कि अभी वो प्राइवेट क्रिप्टोज को बैन करेंगे। ओके, तो उसको दोबारा से वो रिकंसीडर करेंगे। तो अभी जो क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स की जो लॉबी है उन्होंने कहा कि मतलब सरकार को बताया कि हमारी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है इसमें। तो सरकार क्या करने जा रही है, सरकार एक यहाँ पर लॉ लॉ बनाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है, जिसके चलते वो जितने भी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स होंगे, क्रिप्टो करेंसीज होगी, उनको भारत में बैन कर देगी। मतलब कि कोई भी अगर बिटकॉइन है, एथीरियम है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको उसका स्टेक नहीं खरीद सकता, उसका स्टॉक नहीं खरीद सकता, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और आगे यहाँ पर गवर्नमेंट की जो यहाँ पर विचारधारा है, तो यहाँ पर जो काफी सारे क्लिप फ्लॉप यहाँ पर देखने को मिले, जिससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है कि किस तरीके से क्रिप्टोस वर्क करते हैं, कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, तो उसमें यहाँ पर उसको पता नहीं, अंडरस्टैंडिंग जो है ना खस्ता हाल है भारत की। पर जो भारत सरकार है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैन करने के अलावा अगर हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं तो ज्यादा फायदा रहेगा। अगर सीधे सीधे पाबंदी लगा दी तो एक तरीके की एक मार्केट है क्रिप्टो एसेट्स की, जो कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अगर मैं जापान की बात करूं तो उन्होंने अलग से यहाँ पर इसका स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है कि अभी जो क्रिप्टो एसेट्स में डील करेगा। मतलब कि जापान ने पाबंदी नहीं लगाई है, एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर फ्यूचर में क्रिप्टो एसेट्स की मार्केट बढ़ती भी है, ओके, तो यहाँ पर जो हार्ड कैश है अगर ये खत्म होता है, अगर क्रिप्टो एसेट्स में दुनिया डील करती है तो उसको भी एक यहाँ पर मौका दे दिया जाए। तो ये जापान ने किया है, लेकिन यहाँ पर जो है इम्पैक्ट यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। मतलब सरकार जो है अभी
रेगुलेट नहीं कर रही है, बैन के ऊपर यहाँ पर पहले बात कर रही, तो अभी कह रही है कि दोबारा से विचार कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से अभी दोबारा दोबारा से कोई भी प्रपोजल ऐसा नहीं आया, तो ऑथर अपनी ओर से बात रख रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कैश से ज्यादा अभी जो है, अभी जो है इसका इस्तेमाल अभी किया जाने लगा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करते हो तो अभी क्रिप्टो एसेट के तौर पर अभी लोग कर रहे हैं। तो क्रिप्टोस को आप वैलेट्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, जैसे आप पेटीएम में अपना वैलेट बनाते हो, वहां पर कुछ पैसे रखते हो। ओके, तो जो भी आपने पेमेंट करनी उसी वैलेट से आपने ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करती है। तो अगर आप यहाँ पर किसी को अपनी वैलेट से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आपको उसका पब्लिक एड्रेस पता होना चाहिए। जो भी रिसीवर वॉलेट होगा तो वहां तक आप पैसे जो है ट्रांसफर कर देते हो। तो यहाँ पर कितना अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर इसके बारे में कोई भी अभी रेगुलेशन नहीं जो आपको प्रिवेंट करे कि कितनी एक्चुअल ट्रांसफर क्रिप्टो की आप कर सकते हो एक वैलेट से दूसरे वैलेट तक। तो बिल्कुल जैसे आप फिजिकल एक्सचेंज करते हो कैश का, तो उसको भी यहाँ पर कोई प्रिवेंट नहीं करके चलता है। जितना आप कैश किसी को देना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो जैसे इसकी मार्केट चल रही है फिर बिल्कुल वैसे ही क्रिप्टो की चलती है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत बार्टर सिस्टम से हुई थी। जब भी हम यहाँ पर एक्सचेंज की बात करते हैं, फिर बार्टर सिस्टम के चलते आगे फिर यहाँ पर जितने भी राजे महाराजाओं के रूल रहे, उन्होंने अपने सिक्के लॉन्च किए। कोई सोने का सिक्का, कोई तांबे का, कोई चांदी का। ओके, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से सिक्के काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर 1 रुपए का करेंसी नोट, कागज का नोट पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर एटीएम कार्ड्स वगैरह आ गए, क्योंकि एटीएम कार्ड से भी अभी नेट बैंकिंग के थ्रू ज्यादातर काम होता है। तो अभी ये क्रिप्टो एसेट्स आ गए। ओके, जिसको बिटकॉइन जो है सबसे टॉप पर है। ये 2010 में बनाया गया था बिटकॉइन। तो अभी इसकी वैल्यूएशन जितनी भी बाकी के जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें से सबसे ज्यादा बिटकॉइन ही है, दूसरे नंबर पर एथीरियम। और आगे यहाँ पर बात करेंगे सिमिलर, यहाँ पर जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होती हैं, तो यहाँ पर भी जो है उनको रेगुलेट करना, उनको यहाँ पर तो जिस तरीके से हम रेगुलेट करते भी हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन इस तरीके से होती हैं, मतलब काफी टफ तरीके से यहाँ पर रेगुलेशन बनाई हुई है। और यहाँ पर फिल्टर कर देते हैं जिन जिन लोगों की, जिनकी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एक साइड पे रख देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं कि दोबारा से सोचे बिटकॉइन के बारे में, और जो बाकी के क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो डिजिटल कैश है, उसके बारे में कि इसकी अच्छी खासी मार्केट बन सकती है। ओके, तो इसी तरीके का यहाँ पर जो एफर्ट है, यहाँ जो एनर्जी है, हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो अवैध यहाँ पर जो कैश डीलिंग्स होती है ना, उससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है इलिसिट जो क्रिप्टो ट्रेड है उसके ऊपर भी, अवैध तरीके से ये ना फैले, इसके ऊपर भी हमें काबू पाना है। ओके, तो करेंसी जो हमारा जो रुपया है, ठीक है, तो उसकी देखो जैसे नकली छपाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो भी इकोनॉमी को नुकसान करती है, इंडिविजुअल को नुकसान करती है। ओके, तो इससे हमें सीख करके जो हमारा जो क्रिप्टो ट्रेड है, तो उसको भी थोड़ा बहाल करना है, ठीक करना है, नुकसान नहीं होने देना। और आगे यहाँ पर बात करें जो क्रिप्टो एसेट्स जिस तरीके से काम करती है, काम करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ओके, तो ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज लेजर होता है। लेजर का मतलब होता है जिसमें आपका पूरी डिटेल रहती है कि आपने पहली ट्रांजैक्शन कब की, दूसरी कब की। जैसे आपकी अकाउंट बुक आती है बैंक अकाउंट की, तो वो आपका लेजर है जिसमें पूरी डिटेल रहती है आपकी कि आपने पहली ट्रांजैक्शन कब की, कितना पैसा निकलवाया, कितना जमा करवाया। तो जितनी भी पुरानी डिटेल आप निकलवाना चाहे आपकी निकल जाती है। ओके, तो यहाँ पर जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्रिप्टो एसेट्स काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखो, इसके रिगार्डिंग जो आरबीआई है ना, आरबीआई ये कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि प्राइवेट है ये। ओके, तो आरबीआई ये भी कह रहा है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, तो जिसका नाम जो है ना, ये सपोज जो किया गया था, प्रपोज किया था, ये भारत कॉइन करके यहाँ पर प्रपोज किया गया था। भारत कॉइन नाम होगा जो भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आरबीआई भरोसा कर रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइज लेजर है। जैसे आरबीआई जो है ना, करेंसी जो हमारी रेगुलेट होती है वो सेंट्रलाइज मैनर में होती है, आरबीआई कंट्रोल करके चलता है। आरबीआई जब चाहे लिक्विडिटी कम कर देता है पैसे की, जब चाहे बढ़ा देता है रेपो रेट को आगे पीछे करके। ओके, रेपो रेट को अगर ज्यादा बढ़ा दे तो यहाँ पर कर्जा लेना उतना टफ हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है पैसे की। ओके, पैसे का चलन कम हो जाता है। जब इसको ईज करता है, सस्ता होता है लोगों, तो लोग पैसा लेते हैं, लोन उठाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। उस तरीके से यहाँ पर उसके टूल्स हैं आरबीआई के पास कुछ, जिसके चलते वो पूरी करेंसी को रेगुलेट करके चलता है। तो वो सेंट्रलाइज मैनर में होती है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज मैनर है, डिसेंट्रलाइज लेजर है। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, तो उसको यहाँ पर ब्लॉकचेन पे जो भी रिकॉर्ड रहेगा, तो सबको ही वो रिकॉर्ड देख सकता है। ओके, लेकिन उस रिकॉर्ड से कुछ चोरी वगैरह नहीं कर सकता।
ओके, मतलब कुछ अगर ट्रांजैक्शन अपने हिस्से में चला गया तो ये चीज कुछ भी होने वाली नहीं है। तो हर एक बार नया ब्लॉक बनता है इसका, इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो अभी कुछ क्रिप्टो यहाँ पर है, जैसे बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर सेमी इनॉर्मस इसको कहा जा रहा है, कि मतलब थोड़ा सा गुमनाम है ये। ओके, तो पर्टिकुलरली जो क्रिप्टो वैलेट है ए पब्लिक की, तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर क्रिप्टो एसेट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, कि वैलेट के तौर पर देखा जा रहा है, कि पब्लिक की के तौर पर ये काम कर सकता है। तो दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर कंबाइन करें, वंस यू पुट ए नेम बिहाइंड ए पब्लिक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया could theoretically assess information of all transactions ever made by the wallet and the extension that person. This learning alone can be starting point of regulation. तो मतलब कि जो भी यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर होता है, ओके, यहाँ पर दो फैक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि जो ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है, ओके, जो यहाँ पर एक वैलेट से दूसरे वैलेट तक यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जिस पर्सन तक यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, पैसा पहुंच रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से आप रेगुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रेगुलेट करना चाह रहे हो, ओके, क्रिप्टो एसेट्स की अगर हम बात करें, कि आप चाह रहे हैं कि मतलब कि कहाँ पैसा कहाँ तक पहुंचे, रेगुलेशन करनी है, तो इस तरीके से करो। शुरुआती पॉइंट ये रखो अपना, ओके, जो कि सबको अवेलेबल होती, सब कोई देख सकता है। तो अगर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ये करो। दूसरा बात यहाँ पर करें कि स्ट्रॉन्ग नो योर कस्टमर, केवाईसी जो नॉर्म्स है इसको और स्ट्रॉन्ग करो। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स है, ठीक है, तो वो भी, इसको भी आप जो है स्ट्रॉन्ग करो। जो हवाला का पैसा है, ओके, तो मतलब वो ना इस तरीके से क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड होता रहे, ओके, तो ये इसको भी ध्यान में रखना है। तो क्रिप्टो वैलेट्स के लिए यहाँ पर इन नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा इंडिया के लिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, एक मतलब इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा हमें इस क्रिप्टो एसेट्स के लिए। सो इट विल सर्व एज रैलिंग पॉइंट फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशन अराउंड इट। तो मतलब शुरुआती पॉइंट ये हो सकता है जिस तरीके से बाकी इंस्टीट्यूशन और जो रेगुलेशन है वो काम कर सकती है, इसी कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी इंकरेज करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है क्रिप्टोज के लिए, अलग अलग अदारे आगे आए, इन्वेस्ट करें क्रिप्टोज में, वहां पर क्रिप्टो एसेट्स के थ्रू ही ट्रेड करें, ओके, तो यहाँ पर इसके थ्रू एक्सचेंजेस करें। तो यहाँ पर जो बैंक की जो पेमेंट सिस्टम है तो वो भी यहाँ पर इसको लागू करें, ओके। तो अभी आरबीआई जो है ना, अभी जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग आगे इसका जो है फिनोमिना तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एनयूईज की बात करते हैं, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज है, तो ये क्या है, तो इसको इसको कहा जा रहा है कि इसके लिए भी यहाँ पर ना क्रिप्टो ट्रेड जो है खोला जा सकता है। पेमेंट जो इस तरीके से भी जो एनयूईज बनाई है इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो हाल ही में जो पेमेंट ज्यादातर हो रही है ना, वो यहाँ पर हो रही है यूपीआई के तहत। मतलब ज्यादातर आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो वो कर रहा है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये इसके अंतर्गत एक अदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब इसकी थोड़ी बात समझिए। इसमें ऐसा है कि अभी आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ज्यादातर जितने लोग लिटरेट होते जाएंगे तो वो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करेंगे। जैसे आप अभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज मंगवाते हो, तो ऑनलाइन आप पैसा अमाउंट जो है ट्रांसफर कर देते हो, तो आपके पास घर पे वो चीज पहुंच जाती है। धीरे धीरे बाकी के लोग भी लिटरेट होंगे तो वो यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर भागेंगे। तो इससे आने वाले समय में क्या होगा, जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो इसके ऊपर बर्डन काफी हो जाएगा। तो इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस का बर्डन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए अभी आरबीआई जो है ना एप्लीकेशंस मांग रहा है, इसके लिए एनयू, इसके लिए न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज के लिए। तो ये भी एक तरीके से ये ट्रांजैक्शंस का ही काम करेंगी, लेकिन ये पूरी तरीके से प्राइवेट होगा। तो अभी मैं टाटा की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, तो इन दोनों ने फाइल किया हुआ है, ओके। तो एप्लीकेशन यहाँ पर लाइसेंस लेने के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी के तहत। तो इन दोनों के पास ना अलग अलग यहाँ पर प्लेयर्स भी हैं, जो अलग अलग यहाँ पर जो बड़े प्लेयर, जैसे गूगल फेसबुक की बात करें, तो वो भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स के तौर पर इन एंटाइटीज में काम करे। लेकिन बड़े प्लेयर, एक और रिलायंस का ग्रुप है, एक और यहाँ पर टाटा का ग्रुप है। मतलब मेजोरिटी स्टेक जो है रिलायंस और टाटा के पास है, अपने अपनी जो इनकी एनओईज है, ओके। तो अभी ये इनको बनाया जाएगा प्राइवेट तौर पर, ये पूरा काम करेंगे प्राइवेट बैंक से के साथ इनका डीलिंग होगा। आगे जो भी आप अमाउंट ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो इन्हीं के थ्रू होगा। तो मतलब ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूपीआई को, कि मतलब फ्यूचर में अगर ये फेल ना हो जाए, कहीं इसके ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाए, तो ये इसका मतलब सपोर्ट करने के लिए भी पहले से रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको ये बात पकड़ में आ गई, समझ आ गई। सो आगे यहाँ पर बात करेंगे, बट वाई इज दिस डिजायरेबल। तो यहाँ पर डिजायरेबल क्यों है, क्यों चाहिए ये चीज। तो यहाँ पर बात करें जो क्रिप्टोस है, तो उसको यहाँ पर अनटेमेबल बीस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अनटेमेबल बीस्ट का मतलब है कोई भी अनजान जानवर के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, कि पता नहीं है अभी कि ये कैसे, अभी फ्यूचर क्या रहने वाला है इसका। तो अभी जैसे अभी पिछले 10 साल की सिनेरियो देख लो बिटकॉइन का, तो लगातार उछाल इसमें देखने को मिला है। मतलब काफी ज्यादा हो गया। एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो अब अभी
$1000 के बराबर भी है तो काफी ज्यादा है। तो लोग इसलिए यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें स्टेक ले रहे हैं। तो अभी वही बात करें कि लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि फ्यूचर क्या है इसका। जैसे अगर हम कैश की बात कर ले, स्टॉक मार्केट्स की बात कर ले, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स हैं हमारे पास। जैसे आरबीआई जो है कैश को रेगुलेट करता है, लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट को हमारा सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करता है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर रेगुलेटर्स हमें चाहिए अगर इसका मतलब इसको मार्केट में इसको फैलाना है। तो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस हैं, तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर होने चाहिए, जिस मतलब जो कि ना लिक्विडिटी यहाँ पर लेकर आए। जहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब कि जहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स में डील होता है। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते हैं ना, मार्केट में पैसा लगता है, मार्केट कैप बढ़ता है, किसी कंपनी का कम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात करें, इस तरीके से क्रिप्टोस में लिक्विडिटी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर काम करना चाहे तो क्रिप्टो एसेट्स में वो करे। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनकरेज करने की जरूरत है। हमारे जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको यहाँ पर जरूरत है कि वो आगे आए। तो यहाँ पर आगे बात करें मास्टर कार्ड की, पेपल, बीएनवाई, मेलन, तो ये सभी के सभी, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो पेमेंट एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो आप बहुत बहुत सारी पेमेंट आप जब अमेजोन पे भी करते हो तो वो ज्यादातर मास्टर कार्ड का कार्ड यूज करते हो, रुपए का कार्ड यूज करते हो, या पेपल, पेटीएम, तो ये सब चीजें आप यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं ये सभी कि हम यहाँ पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करें। तो यहाँ पर एक तरीके से क्रिप्टोस के कस्टडियंस बन के, ओके, कस्टडियंस बन के मतलब ये काम करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कस्टडीशिप मॉडल में जो यहाँ पर क्रिप्टो का होल्डर होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर उसके पास वैलेट ना हो लेकिन एक बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट होल्डर हो उसके बिहाफ पर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर काम चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो बनाने की बात कर रहे हैं ऑथर। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल ऑडिट। तो एनवायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, एक तरीके से असेसमेंट होती है कि कोई भी अगर नई फर्म लगी है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा अगर फर्दर जब भी एक्टिविटीज ये करेंगे, कास्टिंग करेंगे या फिर फॉर्जिंग करेंगे, उससे जो भी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी एनवायरमेंट को क्या इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो वो यहाँ पर होता है पूरा का पूरा किसी कंपनी का एनवायरमेंटल ऑडिट। ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि जो पोल्यूशन एस्पेक्ट है इसको एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना। वो किस तरीके से यहाँ पर कंपनी चले, मतलब एनवायरमेंट के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट ना डाले ज्यादा से ज्यादा। तो ये है आज का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा टॉपिक। तो कैसा लगा आपको पूरा डिस्कशन? तो फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।